सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स और सारणिक। पिछली क्लास में आपने सारणिक की परिभाषा, सारणिक का प्रसार, उसके उपखंड, सहखंड और उपसारणिक पढ़े आपने। फिर सारणिक का प्रसार करना देखा, पंक्तियों से प्रसार करते हैं और स्तंभों से भी प्रसार करते हैं। एक सरस डायग्राम से भी मान निकालना देखा। कुछ विशेष प्रकार के सारणिक पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं साहब मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर क्या है। बिल्कुल क्लियर है। मैट्रिक्स में क्या पढ़ाया था? मैट्रिक्स था ए सिस्टम ऑफ नंबर्स, एक संख्याओं का निकाय, जिसमें संख्याओं की एक विशेष व्यवस्था से कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह आपको दी जाती है। सारणिक और मैट्रिक्स में क्या है, उसका मान नहीं निकाल सकते आप, सारणिक का मान निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट को ही व्यक्त करती है, अरेंजमेंट के थ्रू के स्पेशल इन्फॉर्मेशन, विशेष सूचना को बताता है। लेकिन सारणिक क्या है, एक संख्या को व्यक्त करता है। मैट्रिक्स में पंक्ति और स्तंभों को नहीं बदल सकते। पंक्ति और स्तंभों को बदलते हैं तो एक नया सारणिक आ जाता है, जबकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों को बदल सकते हैं। ये अभी अपन आगे गुणधर्मों में ही पढ़ेंगे। तो मैट्रिक्स में तो क्या है, पंक्ति और स्तंभों को नहीं बदला जा सकता है। पंक्ति और स्तंभों को बदलते हैं तो एक नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है। सारणिक में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में क्या है, मैट्रिक्स में संख्याओं को इस ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं, या तो ये बिग ब्रैकेट लेते हैं या इस तरह से व्यक्त करते हैं, या दो खड़ी लाइन वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स को व्यक्त करते हैं। जबकि सारणिक में क्या है, सारणिक को सिंगल लाइन वाले ब्रैकेट से ही व्यक्त करते हैं। सारणिक को एक संख्या से व्यक्त किया जा सकता है, या सारणिक एक संख्या को व्यक्त करता है, क्योंकि सारणिक का मान निकाला जा सकता है। मैट्रिक्स में नहीं है। अब जो अपन अंतर ये डिस्कस कर रहे थे उनको एक बार पढ़ लेते, फिर आगे बढ़ेंगे। मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर। मैट्रिक्स संख्याओं का एक निकाय है, जिसमें संख्याओं की विशेष व्यवस्था से कोई सूचना व्यक्त की जाती है। अगेन, मैट्रिक्स इज ए सिस्टम ऑफ नंबर which expresses some information by the special arrangements of number in it। और मैट्रिक्स का मान नहीं होता, जबकि सारणिक, दोबारा से, मैट्रिक्स का मान नहीं होता जबकि सारणिक एक संख्या को व्यक्त करता है। यानी अगेन, ए मैट्रिक्स कैन नॉट बी रिड्यूस टू ए नंबर बट डिटर्मिनेंट कैन बी रिड्यूस टू ए नंबर। डिटर्मिनेंट्स के द्वारा संख्या को व्यक्त करते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट एक संख्या के बराबर होता है। आगे, मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होना आवश्यक नहीं है, जबकि सारणिक में पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। सारणिक हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रिलेट होता है। अगेन, द नंबर ऑफ रोज मे और मे नॉट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स, बट इन डिटरमिनेंट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल। मैट्रिक्स में पंक्तियों और स्तंभों को बदलने पर नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है, दूसरा मैट्रिक्स प्राप्त होता है, जबकि सारणिक में ऐसा नहीं होता। ये सारणिक के गुणधर्मों में वही अपन पढ़ेंगे। और मैट्रिक्स को इनमें से किसी एक ब्रैकेट से व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स को या तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, या ये स्मॉल ब्रैकेट, या दो लाइन वाला ब्रैकेट, इस तरह से व्यक्त करते हैं। और सारणिक में क्या होता है, सारणिक में दो खड़ी लाइन से ही व्यक्त कर देते हैं। तो ये आपके मैट्रिक्स और सारणिक में अंतर रहे। मेन डिफरेंस क्या है कि मैट्रिक्स का मान नहीं निकाला जा सकता, मैट्रिक्स को किसी भी एक नंबर के बराबर रिड्यूस नहीं किया जा सकता। सारणिक में ऐसा होता है। सारणिक एक्चुअल में एक संख्या ही होती है, जो सारणिक दे रखा होता है उसका मान एक संख्या के बराबर होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, नंबर 1, डिटर्मिनेंट ए बराबर डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज। कोई भी अपन मैट्रिक्स ले लें, जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, सपोज ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है। कौन सा है? A11, A12, A13। ये 3×3 ऑर्डर का ले रहे हैं आप, बाकी n×n ऑर्डर का हो सकता है। तो इससे एक नंबर को रिलेट करते हैं अपन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन से देखा था आपने जो सॉल्यूशन किया था। तो वर्ग मैट्रिक्स से एक नंबर को व्यक्त करते हैं, एक रिलेट करते हैं, संबद्ध करते हैं, तो वो सारणिक, और सारणिक को इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो मैट्रिक्स में तो बराबर नहीं होता, लेकिन सारणिक ए बराबर सारणिक ए ट्रांसपोज होता है। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल, सपोज डिटरमिनेंट ए बराबर 1 2 3 4, ये डिटरमिनेंट दे दिया आपको।
ये डिटरमिनेंट दिया, अब डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज कर देते हैं। ये पहले इसकी वैल्यू निकाल के रख लें। डिटरमिनेंट ए बराबर क्या आएगा, 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया। अब आप देखें इसका ट्रांसपोज कर दें। डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में बदल जाएगी। पहली पंक्ति क्या थी 1 2, उसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। सेकंड रो क्या है 3 4, इससे सेकंड कॉलम बना दिया। अब मल्टीप्लाई किया आपने 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3, अगेन माइनस 2। यानी कि डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज करने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। लेकिन एक बहुत बड़ा इसका मैसेज हो गया, मतलब एक जो फिजिकल मीनिंग कह सकते हैं आप ये, कि ट्रांसपोज करने पर क्या होता है, रोज़ कॉलम में बदल जाते हैं और कॉलम्स रोज में बदल जाती हैं। यानी पंक्तियां स्तंभ में बदल जाते हैं और स्तंभ पंक्तियों में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपन गुणधर्म पढ़ेंगे आगे, जो गुणधर्म पंक्तियों के लिए सही हैं वो स्तंभों के लिए भी सही होंगे, उल्टा भी सही है। जो स्तंभों के लिए सही हैं वो पंक्तियों के लिए सही होंगे। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट ए बराबर डिटरमिनेंट ए ट्रांसपोज है। ए का सारणिक और ए के परिवर्त का सारणिक दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं। इसका मतलब ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है तो वर्ग मैट्रिक्स का सारणिक और इसके परिवर्त का सारणिक, ट्रांसपोज का सारणिक दोनों बराबर होते हैं। जबकि ट्रांसपोज करने में क्या होता है, पंक्तियां स्तंभ में बदल जाती हैं और स्तंभ पंक्ति में बदल जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ रो के लिए सही है, पंक्तियों के लिए सही है, वो कॉलम के लिए भी सही होगी। आगे देखते हैं। यदि डिटरमिनेंट ए बराबर A11, वही 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट ले रहे हैं। अपने जो सिलेबस में सेकंड और थर्ड ऑर्डर के हैं, एक दो जगह अपन 4 ऑर्डर का भी लिख लेंगे, बाकी ये n/n ऑर्डर तक के डिटरमिनेंट हों सबके लिए ये सही होते हैं। प्रॉपर्टी जो भी अपन कर रहे हैं अपन 3/3 ऑर्डर लेके प्रूफ करेंगे, बाकी सभी के लिए सही होंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई भी सारणिक ले लें अपन, सारणिक की किसी भी पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों का गुणा करके जोड़ें तो वो 0 आएगा, और उन्हीं के सहखंडों को गुणा करके जोड़ते हैं तो सारणिक का मान आता है। देखो मैं लिखता हूँ यहाँ, अगर आप क्या करें, पहली पंक्ति के अवयव लें और उनके सहखंडों को गुणा करके जोड़ दें, A11 C11, A12 C12, A13 C13, तो ये क्या आएगा, ये तो सारणिक A आ जाएगा। और अगर पहली पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों का गुणा करके जोड़ देंगे तो वो 0 आएगा। ये तो आपको पहले से ही पता है, पहली पंक्ति से प्रसार कर दिया। कैसे किया, पहली पंक्ति के अवयव और अवयवों को जोड़ा, लेकिन जोड़ने से पहले उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अपन ये लिखते हैं A11 C21, A12 C22, A13 C23, ये 0 आएगा। यहाँ क्या किया है आपने, यहाँ पहली पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया है, सहखंडों को गुणा करके जोड़ दिया है, तो ये 0 आएगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं सेकंड वाले का, A11 C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, C21 ये लिखते हैं आप A11 C21, यानी कि A21 का कोफैक्टर। A21 का कोफैक्टर पॉजिटिव या नेगेटिव, 2 + 1 ऑड आ रहा है, विषम आ रहा है तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव लिख दिया आपने। 2 1 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ हटा देते हैं तो 1 2 1 3 3 2 3 3 आएगा। A12 A13 A32 A33 ये आ गया, प्लस A12 C22, C22 कोफैक्टर ऑफ A22, कोफैक्टर ऑफ A22 क्या आएगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटा देते हैं। सेकंड रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बचेगा, A11 A13 A31 A33 ये हुआ। फिर लेते हैं आप A13 इंटू C23, C23 यानी कि A23 का कोफैक्टर, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हटा देते हैं और नेगेटिव आएगा
तो क्या आएगा अपने पास A11 A12 A31 A32 ये आया। अब सबको एक्सपेंड करके लिख देते हैं। देखें माइनस आउटसाइड है तो माइनस ले लिया आपने, A11 या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा A12 A33 माइनस माइनस प्लस, यहाँ क्या आएगा A11 तो पहले है ही 3213 A11 A32 A13। क्या किया आपने, इसको एक्सपेंड किया, प्रसार किया इसका, बाहर माइनस था माइनस से मल्टीप्लाई किया और साथ साथ बाहर A11 था A11 से मल्टीप्लाई किया, इसका प्रसार करेंगे A12 A33 माइनस A32 A13 आएगा, लेकिन बाहर माइनस लग रहा था तो पहली वाली टर्म माइनस और ये प्लस हो गई और A11 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सेकंड वाली लेते हैं अपन, सेकंड वाले में क्या आएगा A12 तो आउटसाइड है ही, A11 A33 माइनस A31 A12 और सबके साथ साथ A12 से मल्टीप्लाई कर दिया। हाँ दोबारा से A11 A33 माइनस A31 A13, तो आ गया A12 पहले से लिखा A11 A33 माइनस A12 A31 A13 ये हो गया। अब थर्ड लेते हैं, थर्ड में फिर क्या है माइनस आउटसाइड है तो A13 विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा A11 A32 और बाहर पहले से ही माइनस है तो माइनस लगा देते हैं आप, माइनस A13 A11 A32 और माइनस माइनस प्लस A13 A31 A12। अब देखें कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो रही हैं। 11 12 33 11 12 33 ये कहाँ है, ये 11 12 33 11 12 33 विद नेगेटिव साइन विद पॉजिटिव साइन दोनों कैंसिल हो गए। फिर आगे देखते हैं 113213 113213 113213 ये आ गया। फिर जो बचा उसको देखते हैं, वहाँ क्या है 123113 और नीचे भी 123113 यानी कि ये और ये दोनों कैंसिल हो गए। तो सारी टर्म कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई तो किसके बराबर आ गया, ये 0 के बराबर आ गया। तो फाइनली आपने क्या लिखा था A11 C21 A12। दोबारा से देखते हैं, डिटरमिनेंट दे रखा है आपको, डिटरमिनेंट A इक्वल टू A11 12 13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और अगर अपन किसी भी पंक्ति में उन्हीं के सेकंडों का गुणा करके जोड़ते हैं तो सारणिक का मान आता है और एक पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सेकंडों गुणा करके जोड़ेंगे तब 0 आएगा। ये आपकी प्रॉपर्टी 11th वाली बुक में दे रखी है, लेकिन वहाँ यूज नहीं होती, तो बहुत बार टीचर पढ़ाते नहीं हैं और पढ़ा देते हैं तो बच्चे पढ़ते नहीं हैं और पढ़ लेते हैं तो फिर याद नहीं रखते क्योंकि यूज नहीं होती, लेकिन यहाँ बहुत जगह यूज होगी और डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सभी को बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। जनरल लिखेंगे तब क्या होगा, इन जनरल हो जाएगा AI1 CJ1 प्लस AI2 CJ2 प्लस AI3 CJ3 दिस इक्वल टू डिटरमिनेंट A व्हेन I इक्वल टू J और ये 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। और ये अपन ने बोल दिया जो पंक्ति के लिए सही है वो स्तंभों के लिए सही है। क्यों, क्योंकि सारणिक A बराबर सारणिक A ट्रांसपोज होता है, अपने पंक्ति के लिए लिखा है तो आप स्पेशली आप इसको याद करके रखेंगे। क्या, कि कोई भी सारणिक दे रखा हो उसकी एक पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के सेकंड संगत अवयवों के सेकंडों को गुणा करके जोड़ेंगे तो सारणिक का मान वो एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 आएगी। फिर अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कोई भी सारणिक है उनकी दो पंक्तियों को आपस में बदल दें। जैसे सारणिक आपने लिखा था उसी को मैं ऐसे लिख दूं R1 R2 R3। R1 क्या है, पहली रो, यानी कि R1 यहाँ पर किसको व्यक्त कर रही है, A11 A12 A13। R2 किसको व्यक्त कर रही है यहाँ, A21 A22 A23। जो फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट्स हैं उनको अपन ने R1 से डिनोट कर दिया, सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स को R2 से और थर्ड रो में सभी एलिमेंट को R3 से। तो यदि दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि आप लिख दें R2 R1 R3
तो ये क्या होगा, उस सारणिक के नेगेटिव के बराबर हो जाएगा। वैल्यू न्यूमेरिकली तो वही रहेगी, लेकिन उसका साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर सभी को पढ़ेंगे एक साथ। तो नेगेटिव साइन आ गया। कॉलम में भी कर सकते हैं। पहले कॉलम के एलिमेंट है A11 211 A31, उसको C1 लिख दें, यानी कि जो कॉलम के लिए भी सही है ये C1 C2 C3। और अगर इन दोनों को, दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें, यानी कि C1 ऐसे रहें और C3 C2, तब भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल, सपोज सारणिक A इक्वल टू 2 1 1 1 2 1 1 1 2। ये तो आपको पॉपुलर डिटरमिनेंट है, पहले आप सॉल्व कर चुके हैं। डिटरमिनेंट है किसके बराबर है, ये 4 के बराबर है। अब अपन ऐसा करते हैं, फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते हैं। अब इंटरचेंजिंग R1 एंड R2 से अप्लाइंग ऑपरेशन R1 इंटरचेंजिंग R2, R1 और R2 को आपस में बदलने पर तो क्या बन जाएगा, नया सारणिक बन गया। मान लिया A1 बन गया वो, तो क्या हो जाएगा 1 2 1 2 1 1 1 1 2। अब इसको एक्सपेंड करके देखें तो जो प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू पहले वाले की नेगेटिव आएगी। पहले की वैल्यू पता है आपको 4 है, तो इसकी -4 आएगी। देखते हैं, एक्सपेंड करते हैं। पहले कॉलम से ही या फर्स्ट रो से कर देते हैं। 1 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या है 1 1 1 2, प्लस 2 इंटू इट्स कोफैक्टर नेगेटिव आएगा। पहली रो का दूसरा एलिमेंट लिया 2, तो उसका कोफैक्टर नेगेटिव आएगा। तो कौन सा आ गया कोफैक्टर, 2 1 2 1 1 2। फिर तीसरा एलिमेंट 1, इसका कोफैक्टर लिखा 2 1 1 1। तो देखें 1 2 -1, ये तो 1 हो गया, प्लस ये 2 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 2 4 -1 3, यानी कि -3 हो गया। और प्लस वहाँ कितना हो गया 1 इंटू 1 हो गया। तो ये 2 -6 -4 आ गया। यही आप डिस्कस कर रहे थे पहले। क्या था, यदि किसी भी सारणिक में दो पंक्तियों को आपस में बदल दें तो उसका मान कैसा हो जाता है, उसका मान न्यूमेरिकली वही रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यही आपको बताया है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियाँ आइडेंटिकल हो जाएं, माना डिटरमिनेंट A ये है, तो डिटरमिनेंट A बराबर 0 जब R1 आइडेंटिकल टू R2 या R2 आइडेंटिकल टू R3 या R1 आइडेंटिकल टू R3, कोई भी दो पंक्तियां समरूप हो जाएं तो सारणिक का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब अपन एग्जाम्पल पढ़ रहे थे तब देख रहे थे कि क्वेश्चन लिखा था ऐसा। क्या लिखा था आपने, एग्जाम्पल याद होगा सबको। एग्जाम्पल लिखा था आपने ABC 1 2 3 ABC। क्या हो सकता है कोई चेंज किया हो, यानी कि दो रो आइडेंटिकल लिख दी तो सारणिक का मान कैसा हो जाएगा, सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 0। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे, इसमें फर्स्ट रो और थर्ड रो बिल्कुल सेम लिख दिए, तो इसको जब प्रसार करेंगे तो 0 आएगा। देखें कैसे अपन यहाँ प्रसार कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं आप। क्या लिखा आपने, ABC 1 2 3 ABC। पहली रो से ये एक्सपेंड कर देते हैं, A इंटू इट्स कोफैक्टर 2CBC। क्या किया, पहली पंक्ति से प्रसार कर रहे हैं और क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या प्रूफ कर रहे हैं आप, किसी सारणिक में दो पंक्तियां समरूप हों तो वो सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो आपने पहली पंक्ति से प्रसार कर दिया। फिर B इंटू इसका कोफैक्टर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव साइन लगा दिया आपने, दूसरी पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दिया। 1 C, ये 3 है, इसको 1 मिनट C लिख दिया है, तब भी कोई बात नहीं है, पर अपन वो 3 लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन नहीं हो कि तीनों एलिमेंट सेम कर दिए। हाँ, तो पहले देखें, फर्स्ट से ये और ये हटाया 2 3, वो C लिखते उससे भी हो जाता, लेकिन वहाँ फिर ये होता कि सारे एलिमेंट सेम लिख दिए हैं, तो इससे हम दो पंक्तियों उन्हीं को सेम लिख रहे हैं। हाँ, फिर क्या किया, ये सेकेंड रो से 1 3 और ये AC। फिर आपने C थर्ड एलिमेंट लिया, उसका कोफैक्टर 1 2 AB।
तो क्या हो जाएगा, यहाँ फिर एक्सपेंड करते हैं, ये हो गया 2c माइनस 3b, माइनस आउटसाइड लिख दिया b, ये हो गया c माइनस 3a, फिर c आउटसाइड b माइनस 2a, ये हो गया। अब फिर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, ये हो गया 2ac माइनस 3ab माइनस bc माइनस माइनस प्लस 3ab प्लस bc माइनस 2bc। अब देखते हैं अलग अलग एलिमेंट्स। पहले लिखा 2ac, यहाँ लिखा है आपका 2ac, 2ac तो ये लास्ट में गलत लिख दिया, ये आपका क्या है 2ac है। तो 2ac ये कैंसिल हो गया, c इंटू बी माइनस 2a था तो bc माइनस 2ac। फिर आपने देखा 3ab, तो 3ab ये रहा और विद नेगेटिव साइन, और ये 3ab विद पॉजिटिव साइन, और फिर क्या है माइनस bc और ये प्लस bc सारे कैंसिल हो गए तो ये 0 आ गया। तो फाइनली क्या हुआ, यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां समरूप हों तो सारणिक का मान 0 होगा। तीन पंक्तियां समरूप हों, तीनों समान हो तब भी 0 हो जाएगा। और जो सारणिकों के लिए सही है वो, जो पंक्तियों के लिए सही है वो स्तंभों के लिए भी सही है, तो आप वो भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3, इसका मान भी 0 होगा। सब आप अपने आप चेक करेंगे। फिर आगे देखते हैं, सपोज डिटरमिनेंट a बराबर r1 r2 r3 ये दे रखा है। तब यदि किसी एलिमेंट k से मल्टीप्लाई करें या m से मल्टीप्लाई कर दें तो m इंटू डिटरमिनेंट a, तो m से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि एक रो के एलिमेंट्स में ही मल्टीप्लिकेशन होगा, यानी कि m टाइम्स r1 r2 r3, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं r1 m r2 r3। थर्ड रो में भी कर सकते हैं, दिस इक्वल टू r1 r2 m टाइम्स r3, यानी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें, आप पूरे सारणिक में मल्टीप्लाई करें तो किसी एक ही रो के एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन होगा, उसकी वैल्यू वही आएगी। एग्जाम्पल देखते हैं आप। एग्जाम्पल, सारणिक a इक्वल टू 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ये आपने पता है ये क्यों ले रहे हैं अपन एग्जाम्पल, पहले कैलकुलेट किया हुआ है, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी है, इसकी वैल्यू 4 है। सारणिक a इक्वल टू 4। अब क्या करें, किसी भी रो के पहली रो के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 2 इंटू r1 r2 r3, पहली रो के एलिमेंट क्या थे 2 1 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 2 2 हो गया। दूसरे के एलिमेंट थे 1 2 1 और ये 1 1 2। अब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a, सारणिक के मान का 2 गुना होना चाहिए। तो देखते हैं, वही प्रसार कर देते हैं, r1 के अनुदिश प्रसार कर दें, पहली पंक्ति से प्रसार किया, पहली पंक्ति का पहला अवयव 4 है, 2 1 1 2 ये आ गया। फिर 2 लिया, कोफैक्टर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव साइन लगा दिया, क्या आएगा दूसरी पंक्ति और वो पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ हटा दिया तो 1 1 1 2। फिर तीसरा अवयव लिखा, तीसरा अवयव क्या आ रहा है 2, इसका कोफैक्टर लिख दिया 1 2 1 1। तब देखें कितना हो गया, 4 इंटू 4 माइनस 1 3, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 1 1, प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये 12 हो गया। 12 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 यानी कि 8 आ गया, 8 आ गया, यानी कि 2 इंटू 4 आ गया। इसका मतलब ये डिटरमिनेंट 2 r1 r2 r3 एक रो में 3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया 2 इंटू r1 r2 r3, यानी कि पूरे सारणिक में जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो पहली रो में 2 से मल्टीप्लाई करने के बराबर हुआ। यानी कि फाइनली बात ये हुई, जब किसी कांस्टेंट का सारणिक में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किसी एक रो के एलिमेंट्स में ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। और रीजन भी है उसका, क्योंकि अपन एक्सपेंड करते हैं तो एक रो के एलिमेंट से एक्सपेंड करते हैं, पहला एलिमेंट इंटू उसका सेकंड,
प्लस दूसरा एलिमेंट इंटू उसका सेकंड प्लस तीसरा एलिमेंट इंटू उसका सेकंड। तो इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कॉमन भी ले सकते हैं। जैसे अगर ये सारणिक होता, एग्जाम्पल सारणिक ए बराबर कितना होता अपना 2a 2b 2c, ए बी सी की जगह 2a 2b 2c, ये बी सी ए बी ये है। तो अपन पहली रो के सारे एलिमेंट्स में 2 2 2 दिखाई दे रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं। तो वो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ए बी सी ए सी ए बी, ये बराबर हो गया। और इस सारणी का मान भी आपको याद है, ये तो याद है आपको, क्या था 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। जिनको नहीं याद है वो दोबारा देखेंगे, एक्सपेंड करेंगे। 2 टाइम्स 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। तो यानी कि जो अपने सारणिक पहले लर्न कर रखा है, कौन सा सारणिक है वो मैं अलग से लिख दूँ। A1 बराबर ABCD इसकी वैल्यू आपको पहले से याद है, क्या है वो 3abc माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस सी क्यू। पिछली क्लास में अपन ने लिखे थे सारणी किए, इनका एक्सपेंशन किया था तो ये आ गया। अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहली रो में, तो सारे मैट्रिक्स में ही 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट A इक्वल टू 2 टाइम्स डिटरमिनेंट A, ये आ गया। हाँ, और अगर सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 2 2 3 बार कर देते तो 2 3 बार आता है, इंटू टू द पावर 3 8 हो जाता। m का मल्टीप्लाई कर देते सभी रो में, इस तरह से करते m टाइम्स R1 m टाइम्स R2 m टाइम्स R3। तो पहली रो से m कॉमन आता, सेकंड रो से भी m आउटसाइड आता और थर्ड से भी आता। तो क्या आ जाता ये m क्यू R1 R2 R3, ये आ जाता। यानी कि जब किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, एक रो में ही होगा, और अगर सभी रो में हो रहा है तो वो एम क्यू टाइम्स हो गया। या कॉमन लेना चाहेंगे तो सभी से आ जाएगा, इस तरह से हुआ। अब देखते हैं अपन दो एलिमेंट्स को, दो सारणिक को ऐड करना। जब भी दो सारणिक को जोड़ते हैं तो एक रो के एलिमेंट ही ऐड होते हैं, बशर्ते कि रिमेनिंग रोज आइडेंटिकल हों। जैसे आप ले लेते हैं यहाँ ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन प्लस एल्फ़ा बीटा गामा पी क्यू आर एल एम एन। अब इसमें देखें सेकंड रो और थर्ड रो तो आइडेंटिकल हैं, तो ये पहली रो के एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। तो किसके बराबर होगा ये, ए प्लस एल्फ़ा बी प्लस बीटा सी प्लस गामा, और यहाँ क्या है पी क्यू आर और ये एल एम एन। दो सारणिकों को ऐड करना हो तो अपन तभी ऐड कर सकते हैं जब दो रो आइडेंटिकल हो। दो रो आइडेंटिकल है यानी कि दो रो बिल्कुल समान है, तब तीसरी रो के एलिमेंट जुड़ेंगे। यहाँ पहली रो के एलिमेंट ऐड हो गए, क्योंकि दूसरी तीसरी इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, किसी भी साइड से प्रूव कर लें। अपन जैसे लेफ्ट हैंड साइड ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने लिया ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन प्लस इसको भी लिख लिया। ये क्या हो गया अपने पास, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं एल्फ़ा बीटा गामा, तो एल्फ़ा बीटा गामा। सेकंड रो हो गया आपके पास पी क्यू आर और थर्ड रो हो गई एल एम एन। अब जो कॉमन रो है जिसमें एलिमेंट सेम है उससे एक्सपेंड कर देते हैं दोनों सारणिक को R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। एक्सपेंडिंग दीज एलोंग R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, एक्सपेंडिंग दीज एलोंग R1। तो क्या आएगा देखें, R1 का पहला एलिमेंट लिया आपने A इंटू इसका कोफैक्टर कितना आ गया क्यू आर एम एन प्लस पहला एलिमेंट B, फिर इसका कोफैक्टर। इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, तो पहली रो और दूसरा कॉलम हटा दिया, वो आ गया पी आर एल एन प्लस तीसरा एलिमेंट C इंटू उसका कोफैक्टर, वो आ गया पी क्यू एल एम, ये आया। अब दूसरे सारणिक को लेते हैं, वही पहले कॉलम से ये एक्सपेंड करते हैं,
तो पहले कॉलम से एक्सपेंड, वो पहली रो से एक्सपेंड करते हैं। क्या है एलिमेंट, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे, एल्फ़ा इंटू इसका कोफैक्टर QRMN। ये आपका जो दूसरा सारणिक है उसको मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, और वही पहली रो से कर रहे हैं। दो रो तो कॉमन थी, जो डिफरेंट रो हैं, पहले मैंने शायद कॉमन रो बोल दिया, जो डिफरेंट रोज हैं उनके अलोंग एक्सपेंड किया है, पहली रो के अलोंग। फिर आएगा बीटा, बीटा इंटू इसका कोफैक्टर नेगेटिव आएगा तो कितना आ गया ये PRLN। फिर तीसरा एलिमेंट R, तीसरा एलिमेंट गामा, तो गामा से क्या आएगा फिर, गामा यानी कि पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दिया तो PQLM आ गया। अब देखें दोनों में पहला कोफैक्टर जैसे A इंटू समथिंग और एल्फ़ा इंटू समथिंग, ये जो कोफैक्टर है QRMN ये कॉमन है। दूसरे एलिमेंट में देखें कोफैक्टर फिर कॉमन है विद नेगेटिव साइन PRLN, और तीसरी टर्म PQLM ये कॉमन है, तो इनको आपने क्या किया, कॉमन ले लिया। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ, ये आएगा A प्लस एल्फ़ा इंटू QRMN। फिर आ गया प्लस B प्लस बीटा, और ब्रैकेट के अंदर माइनस PRLN। फिर थर्ड कोफैक्टर कॉमन आया C प्लस गामा आउटसाइड, और अंदर हो गया PQLM, ये आ गया। तो अब देखें तो अब ऐसा लग रहा है जैसे ये जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा थे ना ऊपर, उसकी जगह A प्लस एल्फ़ा B प्लस बीटा C प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा गामा या A प्लस B ABC उसकी जगह ये आ गया। या आप ये देख सकते हैं कि तो राइट हैंड साइड में जो डिटरमिनेंट लिख रहा था एक्स का एक्सपेंशन आ गया, A प्लस एल्फ़ा इंटू इट्स कोफैक्टर QRMN, वही आ रहा है वहाँ पर QRMN। फिर B प्लस बीटा इंटू उसका कोफैक्टर C प्लस गामा इंटू उसका कोफैक्टर। तो ये आपने सारणिक यहाँ लिख देते हैं, क्या आएगा देखो, ये आ गया फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए A प्लस एल्फ़ा B प्लस बीटा C प्लस गामा, और नीचे एलिमेंट क्या हो गए फिर, ये एलिमेंट हो गए PQRLMN। देखें फर्स्ट रो के एलिमेंट A प्लस एल्फ़ा B प्लस बीटा C प्लस गामा आउटसाइड है। A प्लस एल्फ़ा का कोफैक्टर क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपने हटा दिया, QRMN वही दिखाई दे रहा है। पहली रो का दूसरा एलिमेंट B प्लस बीटा, उसका कोफैक्टर क्या आएगा PRLN, यही आ रहा है। तीसरा एलिमेंट C प्लस गामा, और उसका कोफैक्टर क्या आएगा PQLM, ये रहा। यानी कि यही जो एक्सपेंशन इसका था, तो ये आपको क्या है राइट हैंड साइड हो गया। यानी कि ये दो सारणिकों का सम जब भी करना होगा, दो से ज़्यादा करना होगा, तीन होंगे तब भी कर सकते हैं। एक ही रो के एलिमेंट ऐड होंगे कितने भी सारणिक हों, बशर्ते कि बाकी दोनों पंक्तियां समरूप हों। ये हुआ आपका। इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, अभी इनको पढ़ने वाले हैं तो अपन के फिर क्वेश्चंस लेंगे। फिर एक रो के एलिमेंट में दूसरी रो के कोई भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते हैं। यानी कि सपोज डिटरमिनेंट A दे रखा है आपको R1 R2 R3, तो ये सारणिक किसके बराबर होगा, तब एक रो के एलिमेंट्स में दूसरी रो के संगत अवयवों को ऐड कर दें या उनके कोई मल्टीपल ऐड कर दें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समान वैल्यू उसकी समान रहेगी। यानी कि R1 प्लस लेमडा R2 और ये R2 और ये R3, ये भी डिटरमिनेंट A होगा। यानी पहली रो के एलिमेंट्स में दूसरी रो के एलिमेंट्स को ऐड कर दिया, किससे, लेमडा कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, और दो रो के एलिमेंट्स हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस लेमडा R2 प्लस म्यू R3, और ये सेकंड रो और ये थर्ड रो, ये भी डिटरमिनेंट A के बराबर होगा। देखें एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज डिटरमिनेंट A इक्वल टू 1 2 3 4, इसकी वैल्यू तो पता ही है आपको। इसकी वैल्यू क्या है आपके पास, डिटरमिनेंट A अभी कैलकुलेट किया था और बाकी दोबारा देख सकते हैं आप। 1 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 2 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया। अब यहाँ क्या ऑपरेशन लगाया है आपने, अप्लाइंग
R1 गोज़ टू R1 प्लस R2, यानी पहली पंक्ति में दूसरी पंक्ति के अवयवों को जोड़ दिया तो क्या आ गया, अप्लाइंग ऑपरेशन दिस, तो सारणिक कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 3 4, 2 + 4 6 और 3 4। अब इसको एक्सपेंड करते हैं आप तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 4 × 4 16 -6 × 3 18, यानी कि -2 आ गया। वही आ गया। कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आप पहले डिस्कस कर चुके कि जो कॉलम रोज के लिए सही है वो कॉलम के लिए सही होगा। अप्लाइंग C2 - 2C1, तो क्या आ जाएगा, यहीं से देखें आप संक्रिया कौन सी लगा दी आपने, C2 - 2C1 अप्लाई कर दिया तो 1 और 3 तो ऐसे कैसे, यहाँ 2 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये 0 और 4 - 6 -2, इसको एक्सपेंड करेंगे तो कितना आएगा, -2 -0, यानी कि फिर -2 आ गया। ये अपन ने 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया और इसमें एक रो में दूसरी एलिमेंट्स के कोई भी दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड कर रहे हैं या कोई मल्टीपल करके फिर ऐड कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू सेम है। और देखते हैं एग्जाम्पल, लेट डिटरमिनेंट A = 2 1 1 1 2 1 1 1 2, ये है, इसकी वैल्यू पता है आपको 4 है। फिर लिख देते हैं हियर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट = 4। अब कोई ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी संक्रिया लगा देते हैं। संक्रिया क्या लगाएं आप यहाँ पर, ये लगा देते हैं R2 - R1, 2 लगा देते हैं। R2 - R1, जो रो पहले लिखते हैं उस पर ऑपरेशन लगेगा। दोनों तरह से लिख सकते हैं, R2 गोज़ टू R2 - R1, यानी कि दूसरी पंक्ति में से पहली पंक्ति के अवयव घटा दिए, जो पहले रो लिखी है उसी में से घटाते हैं आगे वाली को। अच्छा, और लिख सकते हैं फिर आप R3 - 2 टाइम्स R1, तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट रो एज इट इज़ 2 1 1, सेकेंड रो से पहली रो को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1 - 2 -1, 2 - 1 1, 1 - 1 0 हो गया। फिर थर्ड रो से फर्स्ट का 2 टाइम्स सब्ट्रैक्ट कर दिया, R3 - 2 टाइम्स R1, तो 1 - 4 -3, और ये 1 - 2 -1 और 2 - 2 0। अब इससे क्या हुआ, तीसरे कॉलम में 2 0 हो गई। अपन एक्सपेंड करते हैं तो ऐसे कॉलम से एक्सपेंड करें या ऐसी रो से एक्सपेंड करें जिसमें मैक्सिमम 0 हो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इससे एक्सपेंड कर दिया थर्ड कॉलम से, तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पहली रो और तीसरा कॉलम हटा दिया, -1 1 -3 -1। यदि किसी रो में, अब पहले आपने कहा था 2 रो इंटरचेंज करते हैं तो वो नेगेटिव साइन आ जाता है, और अगर ये 2 इंटरचेंज 2 बार हो जाए तो 2 बार नेगेटिव साइन आ जाएगा। जैसे फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दें, R12, या आपके R12 का मतलब है फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज कर दिया, या आप कह सकते हैं इंटरचेंजिंग फर्स्ट एंड सेकंड रो, तो क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ गया, यानी कि हो गया R2, ये R1, ये R3। अब दोबारा से लगा दें R2 R3, R2 और R3 को इंटरचेंज कर दिया तो एक बार नेगेटिव साइन और आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये R2 R3 R1। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दोनों को कंबाइन करते हैं कि पहली रो को 2 रो पार करके लिख दिया, फर्स्ट रो R1 R2 R3, R1 को जंप कराया 2 3, तो 2 3 के बाद यहाँ आ गई। तो आप इस तरह से कंबाइंड भी याद रख सकते हैं कि एक सारणिक में कोई भी पंक्ति जितनी पंक्तियों को पार करके आएगी उतने माइनस का चेंज होगा। ये बड़े ऑर्डर के सारणिक होते हैं उसमें काम आता है, यहाँ 3 ऑर्डर वाले में ऑब्जेक्ट टाइप में कभी कभी काम में ले लेते हैं। एक और बता दूं, अगर 4x4 ऑर्डर का होता, R1 R2 R3 R4, अब पहली रो को 3 रो को पार करके लिख देंगे तो 3 बार माइनस चेंज होगा, यानी कि -1⁴ और क्या आ गया, R2 R3 R4 R1। ये अपन 4 ऑर्डर के इसलिए डिस्कस नहीं करते क्योंकि अपने यहाँ सिलेबस में है भी नहीं और आते भी नहीं है।
बाकी 3 ऑर्डर से ही अपने यहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे और वही सिलेबस में है आपका। तो ये हुआ। तो ये कुछ मेन प्रॉपर्टी थी, वो लिए अपने डिस्कस किए। अब इन सबको एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, साथ साथ एग्जाम्पल भी देख लेंगे कुछ। सारणिकों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। सपोज A is a matrix of order 3 by 3, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 एक वर्ग मैट्रिक्स है। देन इट्स डिटरमिनेंट विल बी, डिटरमिनेंट ये होगा। क्या किया, सिर्फ आपने सिंबल चेंज कर दिया। पहले आपने जो बड़ा ब्रैकेट बना रखा था, अब 2 लाइन वाला ब्रैकेट ले लिया, तो ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। किसी सारणिक की पंक्तियों और स्तंभों को परस्पर बदलने पर उसके मान में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज। यही अभी अपन ने पढ़ा था, दोबारा से पढ़ लेते हैं। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, दैट इज इफ डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज देन वैल्यू विल बी सेम। ये अभी अपन ने देखा, एग्जाम्पल भी देखा था। फिर मैं लिख देता हूँ उसी या दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं। लेट डिटरमिनेंट A इक्वल टू 1 3 4 5, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 1 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3 12 माइनस 7। और मैं सेकेंड ऑर्डर का लिख रहा हूँ, आप थर्ड ऑर्डर भी लिख सकते हैं। A ट्रांसपोज किया तो फर्स्ट रो को पहला कॉलम बना दिया, सेकेंड रो को दूसरा कॉलम, तो कितना हो गया 5 माइनस 12 यानी कि माइनस 7। तो देयरफॉर डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट A ट्रांसपोज। तो ये बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे। और फिर इसका फिजिकल मीनिंग आपने बताया था कि ट्रांसपोज करने पर पंक्तियाँ स्तंभ में बदल जाती हैं और स्तंभ पंक्ति में बदल जाते हैं, यानी कि जो पंक्तियों के लिए सही है वो स्तंभों के लिए भी सही होगा। इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। उपरोक्त गुणधर्म का भौतिक अर्थ, फिजिकल मीनिंग ऑफ एबव प्रॉपर्टी। सारणिक का यह गुण बताता है कि यदि सारणिकों का कोई गुणधर्म सारणिक की पंक्तियों के लिए सही है तो उसके स्तंभों के लिए भी सही होगा, और अगर स्तंभों के लिए सही है तो पंक्तियों के लिए भी सही होगा। अगेन दिस प्रॉपर्टी सेज दैट इफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट इज ट्रू फॉर रोज देन इट विल बी ट्रू फॉर कॉलम्स ऑल्सो, इफ इट इज ट्रू फॉर कॉलम्स देन इट विल बी ट्रू फॉर रोज ऑल्सो। यानी कि डिटरमिनेंट की कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर रोज के लिए सही है तो कॉलम्स के लिए सही होगी, और कॉलम्स के लिए सही है तो रोज के लिए भी सही होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बाकी लिखना इसलिए शुरू कर दिया है क्योंकि कई बार कई स्टूडेंट नोट्स बनाते हैं वीडियो देख देख के, तो उनके लिए पहले तो अपन डिस्कस करते रहते हैं, वहाँ सुन लें, और फिर नोट चाहें तो उसको पॉज करके आप नोट्स बना लें। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी, किसी सारणिक की एक पंक्ति के अवयवों में दूसरी पंक्ति के संगत अवयवों के सहखंडों का गुणा करके जोड़ने पर प्राप्त योग शून्य के बराबर होता है, अर्थात A11 211 प्लस A12 22 कैपिटल A22 प्लस A13 कैपिटल A23। कोफैक्टर्स को अपन ने बताया था CIJ से भी डिनोट करते हैं, और A मैट्रिक्स या सारणिक ले रखा है तो AIJ से भी। स्मॉल AIJ का जो कोफैक्टर है CIJ से भी डिनोट कर सकते हैं, AIJ से भी डिनोट कर सकते हैं, और FIJ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो क्या है, इन डिटरमिनेंट द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो इज 0। ये अपन ने पढ़ लिया था। तो फिर इसको और जनरल लिख लेते हैं सभी को। व्यापक रूप से उपरोक्त गुणधर्म निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। AI1 इंटू CJ1 प्लस AI2 इंटू CJ2 प्लस AI3 CJ3 बराबर डिटरमिनेंट A व्हेन I इक्वल टू J और 0 व्हेन I नॉट इक्वल टू J। यही अपन ने लिखा था पहले। कॉलम्स के लिए भी लिख दिया है। अब जैसे ith कॉलम A1I C1J प्लस A2I C2J प्लस A3I C3J। यहाँ आपने क्या किया, ith कॉलम के एलिमेंट्स में jth कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके सम कर दिया है। यदि I बराबर J होगा तो ये सारणिक A आएगा, और I नॉट इक्वल टू J होगा तब ये 0 आएगा। यहाँ क्या है, अगर I इक्वल टू J होगा तब तो ये डिटरमिनेंट के इक्वल आ जाएगा, और अगर ये इक्वल नहीं है तब
तब ये 0 के बराबर आएगा। अभी अपन ने प्रूव किया था, वो आप लर्न करके रखेंगे। हाँ, फिर थर्ड प्रॉपर्टी, यदि किसी सारणिक की कोई भी दो पंक्ति आपस में बदल दी जाएं तो सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहती है लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। अगेन, इफ़ एनी टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज अनऑल्टर्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज्ड इन साइन ओनली, यानी केवल साइन में चेंज होगी। जैसे यहाँ लिख दिया है अपन ने, क्या लिखा, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू माइनस लिख दिया। ये माइनस किसके बराबर आ गया, यहाँ अपन ने क्या किया है, यहाँ सेकंड और थर्ड रो को चेंज कर दिया। पहली रो A1 B1 C1 वही है और A3 B3 C3 A2 B2 C2, ये अपन ने प्रूफ भी किया था, अभी वेरीफाई किया था एग्जाम्पल से। जो रोज के लिए सही है वो कॉलम के लिए भी सही है। पहला कॉलम A1 A2 A3, दूसरा कॉलम B1 B2 B3, तीसरा कॉलम C1 C2 C3, फर्स्ट कॉलम ऐसे ही रखा, सेकंड और थर्ड कॉलम इंटरचेंज कर दिया तो साइन कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अभी आपने वेरीफाई कर ही लिया था, बस दोबारा लिखा है इनको। एग्जाम्पल दोबारा देख लें। सपोज आपने लिखा 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 4 सारणिक का मान कितना है ये आपने निकाला अभी, 4 - 6 यानी कि -2। अब आपने क्या किया, अब दूसरा डिटरमिनेंट लिख दिया, डिटरमिनेंट A1, पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को इंटरचेंज कर दिया तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 2 × 3 -4 × 1 यानी कि +2 आ गया। यही अपन डिस्कस कर रहे थे, यही पहले अपन ने चेक किया था। तो कोई भी दो रो आपस में इंटरचेंज कर देंगे तो उसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यदि किसी सारणिक में दो पंक्तियां सर्वसम हो, आइडेंटिकल हो, तो सारणिक का मान 0 होता है। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया था। अगेन, इफ टू रोज ऑफ ए डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। फर्स्ट रो सेकंड रो सेम बना दिए, थर्ड रो अलग है तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। यहाँ देखें सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम है तो वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू भी 0 आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयवों में समान राशि k से गुणा कर दें तो सारणिक का मान मूल सारणिक के मान का k गुना हो जाता है। अभी अपन ने लिखा था, वहाँ कैसे लिखा था, k R1 R2 R3, पहली रो में k से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरे सारणिक के मान में ही k गुना हो जाता है। यही दोबारा लिख दिया। अगेन, इफ़ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए रो of a determinant are multiplied by a constant number k, then the value of the determinant of new determinant is k times the value of the given determinant, मतलब उसका k गुना हो जाता है। पहली रो के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई किया तब भी सारणिक से k टाइम्स हो रहा है, पहले कॉलम में मल्टीप्लाई किया तब भी k टाइम्स हो रहा है। ये आप पहले से जानते हैं, जो पंक्ति के लिए सही है वो कॉलम्स के लिए भी सही है। यहाँ भी आपने लिखा है पंक्ति या स्तंभ, रोज और कॉलम। तो जब एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे डिटरमिनेंट में ही मल्टीप्लाई होगा। फिर आगे देखते हैं इसके सब केसेस, यानी किसी रो के एलिमेंट्स में से m कॉमन आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हैं तो एक रो के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक रो के एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, जैसे ma1 mb1 mc1, सेकेंड रो a2 b2 c2, थर्ड रो a3 b3 c3, फर्स्ट रो से कॉमन भी ले सकते हैं आप। If there is a common factor m in each element of a row or a column of a determinant, then we can take m common from the given determinant। तो डिटरमिनेंट से कॉमन ले सकते हैं। यहाँ सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स में m से मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी आप m कॉमन ले सकते हो। फिर और देखते हैं केस, अगर सभी रोज में मल्टीप्लाई कर दिया, यदि किसी 3 कोटि के सारणिक A के प्रत्येक अवयव में m से का गुणा कर दें तो प्राप्त सारणिक का मान दिए सारणिक के मान का m³ गुना होगा। अगेन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट A ऑफ ऑर्डर 3 इज मल्टीप्लाइड बाई m, देन वैल्यू ऑफ द रिजल्टिंग डिटरमिनेंट इज m³ टाइम्स द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। क्यों होगा, क्योंकि m पहली रो से कॉमन आएगा, m सेकेंड रो से कॉमन आएगा, m थर्ड रो से कॉमन आएगा, m³ गुना हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 0 हो तो सारणिक का मान 0 होगा। अगेन,
इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज 0 देन वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। बिल्कुल निश्चित बात है, ये डिटरमिनेंट दे रखा है 0 0 0 1 2 3 4 5 6। पहली रो से एक्सपेंड कर दें, 0 इंटू समथिंग प्लस 0 इंटू इट्स कोफैक्टर, 0 इंटू समथिंग नहीं, 0 इंटू इट्स कोफैक्टर, 0 इंटू कोफैक्टर ऑफ सेकेंड एलिमेंट प्लस 0 इंटू कोफैक्टर, तो वो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही आएगा। यानी किसी भी रो के या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हों तो उससे एक्सपेंड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। यदि एक सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 अवयवों के योग से बना हो तो सारणिक को निम्नानुसार उसी क्रम के 2 सारणिकों के योग से व्यक्त कर सकते हैं। जैसा अपन ने कहा था, अपन ऐड करने की बात कर रहे थे, रिजॉल्व करने की एक ही बात है। अगेन, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 टर्म्स देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स ऑफ सेम ऑर्डर एज फॉलोज। यानी इनको 2 सारणिकों के योग के रूप में लिखा जा सकता है, और योग लिख दे रखा हो तो एक सारणिक से लिख सकते हैं। देखें कैसे, ये सेकंड रो देखें, A2B2C2 A3B3C3, यहाँ भी सेकंड रो A2B2C2 A2B2C2 और थर्ड रो A3B3C3। फर्स्ट रो के एलिमेंट चेंज हुए। फर्स्ट रो में वहाँ क्या है, A1 प्लस एल्फ़ा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा, A1 प्लस एल्फ़ा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा। तो ये यहाँ क्या किया, पहले सारणिक में एलिमेंट A1 B1 C1 और दूसरे सारणिक में अल्फ़ा बीटा गामा है। कॉलम से भी कर सकते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं उसी तरह से इनको तोड़ भी सकते हैं, जैसे ऐड कर सकते हैं उसी तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से 2 सारणिकों को ऐड कब करेंगे, जब 2 सारणिकों में एक रो के एलिमेंट्स ऐड होंगे, बशर्ते कि बाकी दोनों रो आइडेंटिकल हो, कॉमन हो। जैसे सेकंड और थर्ड रो कॉमन है तो फर्स्ट रो के एलिमेंट ऐड हो गए या इनको रिजॉल्व कर दिया, 2 रो बना दी तो 2 सारणिक हो गए। कॉलम से भी कर सकते हैं। यहाँ देखें, पहले कॉलम में A1P प्लस A2Q प्लस A3R है, तो आपने सेकंड और थर्ड रो को तो सेम रखा, कॉलम को सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रखा, फर्स्ट कॉलम के लिए 2 सारणिक बना दिया और एलिमेंट क्या ले लिए, A1 A2 A3 PQR, ये हो गए। इसी तरह 2 से ज़्यादा सारणिकों तब भी आप कर सकते हैं। यहाँ देखें, n सारणिक की बात हो गई। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम है सभी में। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट देखें, पहला एलिमेंट क्या है, α1 प्लस α2 प्लस α3, ये α1 प्लस α2 प्लस α3। सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम β1 प्लस β2 प्लस डॉट 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 β3, और थर्ड एलिमेंट γ1 प्लस γ2 प्लस डॉट 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 γn। अब इसको n सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। सेकंड और थर्ड कॉलम तो सेम रखा, बस पहला कॉलम अलग अलग कर दिया सभी का, और अलग अलग कर दिया तो क्या हो गए, n सारणिक के सम के बराबर आ गया। इन पे क्वेश्चंस भी देखते हैं अभी, फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक एग्जाम्पल दे दिया आपको। अब ये 4 डिटरमिनेंट दे दिए, 4 डिटरमिनेंट को आपको ऐड करना है। हाँ, तो कैसे ऐड करेंगे, देखें इसमें क्या कॉमन है, दूसरी रो कॉमन है। दूसरी रो के अब क्या है, 1 3 1 3 1 3। तो जब इनको ऐड करेंगे तो दूसरी पंक्ति के एलिमेंट तो वही सेम रहेंगे, पहली पंक्ति के एलिमेंट ऐड हो गए। देखें, पहले सारणिक में क्या है, 2, तो 2 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 1, और सेकंड एलिमेंट 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2, और ये एलिमेंट ऐसे कैसे लिख दिए 1 3। जब ऐड कर रहे थे, जब क्या कह रहे थे, एक ही रो के एलिमेंट्स ऐड होंगे, अपन ने प्रूफ भी किया था वो, बशर्ते कि बाकी रोज आइडेंटिकल हो। अब 4 सारणिक दे रखे हैं, चारों में दूसरी पंक्ति समरूप है, तो दूसरी पंक्ति के अवयव तो ऐसे ही रहे, पहली पंक्ति के अवयव संगत अवयव जुड़ गए। पहला अवयव ये 2, ये 4, ये 3, ये 1, ये ऐड हो गए। और फिर दूसरे एलिमेंट देखें, 4 1 3 2, ये ऐड हो गए। तो क्या आ गया, ज़रा देखें वहाँ ऐड करके, 2 4 6 6 3 9 प्लस 1 10, तो ये 10, ये भी 10, ये 1, ये 3, ये आंसर आ गया। यानी पहली रो के एलिमेंट सारे ऐड कर दिए और सेकंड रो एज इट इज रखी।
और देखते हैं। अब ये इनफाइनाइट सीरीज दे दी डिटरमिनेंट से बनने वाली। एग्जाम्पल, इस श्रेणी का मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट सीरीज। तब देखें इसमें पहली रो कॉमन नहीं है, सेकंड रो वो भी कॉमन नहीं है, पहला कॉलम वो भी कॉमन नहीं है, दूसरा कॉलम वो कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये ऐड होगा दूसरी रो तो सेम, दूसरा कॉलम तो सेम रहेगा। तो पहले कॉलम के एलिमेंट ऐड हो गए, वो क्या क्या हो गए, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 प्लस ... ये आ गया। इसी तरह से फिर दूसरा कॉलम लेते हैं, वो दूसरा एलिमेंट लेते हैं पहले कॉलम का, क्या है, 6 + 2 + 2/3 + 2/9 ... ये इन्फिनिट की ओर जा रहा है। और सेकंड कॉलम के एलिमेंट 2, 4 ऐसे कैसे रख दिए। अब देखें ज़रा ऑब्जर्वेशन से कि जो पहले कॉलम में जो एलिमेंट्स आए हैं आपके, वो तो जीपी बन रही है। फर्स्ट एलिमेंट देखें, 1 + 1/2 + 1/4 1/8, यानी कि फर्स्ट टर्म तो 1 हो गई और कॉमन रेशो 1/2। और इन्फिनिट जीपी का सम आप जानते हैं, इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता है। अगर इन्फिनिट जीपी इस तरह से है कि ए फर्स्ट टर्म में और कॉमन रेशो आर है और आर डेफिनेटली 1 से छोटा है, तो इन्फिनिट जीपी का सम होता है A/1 - आर। ये जीपी लिख दिया आपको, AR AR² ARQ एंड सो ऑन, सबका सम कर दिया। ए फर्स्ट टर्म है और आर कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो डेफिनेटली 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये सम कितना होता है, A/1 - आर। तो वहाँ अपने सारणिक में लिखते हैं। फिर पहला एलिमेंट क्या है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म तो 1 हो गया, कॉमन रेशो 1/2, तो 1/1 - 1/2 रहा। फिर पहले कॉलम का दूसरा एलिमेंट देखते हैं, वो भी ज्योमेट्रिक सीरीज दिख रही है। पहली टर्म तो क्या है, 6 है और कॉमन रेशो कितना है, 1/3 है। सेकेंड रो में फर्स्ट से डिवाइड करें 2/3, फिर वहाँ 2/6 1/3 हो गया। थर्ड रो को सेकंड से डिवाइड करें 1/3, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करें 2/9/2/3, फिर 1/3। तो फर्स्ट टर्म तो 6 हो गई और कॉमन रेशो 1/3 हो गई, तो ये हो गया। और सेकंड कॉलम के एलिमेंट एज इट इज रख दिए, तो ये कितना हो गया, 1/1 - 2, 1/1/2 2 आ गया। और यहाँ 6/2/3 यानी कि 9 हो गया। और ये 2, 4, इसको सॉल्व किया तो कितना हो गया, 8 - 18 दिस इक्वल टू -10 आ गया। तो ये इसका आंसर आ गया। ये 6/2/3 हुआ, 6/2 3 और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में था 3 × 3 9, तो कितना हो गया आपका 2 9 2 4 मल्टीप्लाई किया 8 - 18 -10 आ गया। तो इस सीरीज का सम कितना आ गया, इस सीरीज का सम -10 के बराबर आ गया। तो इस तरह से ये सम वाला। और देखते हैं क्वेश्चन, इफ़ डेल्टा आर इक्वल टू, अब ये डिटरमिनेंट दे दिया डेल्टा आर, फर्स्ट रो कॉलम के एलिमेंट्स हैं R 2R - 1 3R - 2, सेकेंड कॉलम x/z, थर्ड कॉलम n × n + 1/2 n² n × n - 3/1 ये दे रखा है। अब कह रहा है समीशन डेल्टा आर। अब यहाँ n एलिमेंट्स का सम करना है आपको, तो सम करना तो आप जानते हैं, जब डेल्टा आर यानी कि ये समीशन डेल्टा आर, आर का मान कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके n तक, तो कितना होगा ये हो जाएगा आपका डेल्टा1 + डेल्टा2 + डेल्टा3 + ... डेल्टा n आ जाएगा। अब ये आर जो वेरी कर रहा है पहले कॉलम से ही चेंज होगा, तो पहले कॉलम में लिखते जाएंगे, सेकंड और थर्ड कॉलम तो सेम आएगा, तो बस पहले कॉलम को ऐड कर देते हैं, तो वो लेते हैं अपन समीशन डेल्टा आर, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n, यानी कि हो गया समीशन आर इक्वल टू 1 to n। पहली रो के एलिमेंट्स क्या थे देखें, पहली रो के एलिमेंट्स हैं R 2R - 1 3R - 2, R 2R - 1 3R - 2, सेकेंड कॉलम है x/z, पहले रो के नहीं है कॉलम के एलिमेंट हैं। और फिर थर्ड n × n + 1/2 n²,
n इंटू एन प्लस 1/2 n स्क्वायर, और ये हो गया n इंटू 3n माइनस 1/2, ये दे रखा है। तब इसको लिख देते हैं सीधे, r बराबर 1 लिखेंगे तो r बराबर 1 से क्या आएगा, ये 1 1 और ये 1, r बराबर 1 लिखा पहले कॉलम के एलिमेंट्स में, 1 लिखेंगे तो ये पहला एलिमेंट 1 आ गया, और ये 2r माइनस 1, 2 इंटू 1 माइनस 1 ये भी 1 आ गया, 3 इंटू 1 माइनस ये भी 1 आ गया। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम होगा, तो सेकंड कॉलम आपके पास x/z और थर्ड कॉलम में ऐसे ही लिख देता हूँ, हाँ। फिर r बराबर 2 लिख दिया, r बराबर 2 लिखा तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया पहले कॉलम का 2, ये 3 और 2 3 या 6 माइनस 2 ये 4 हो गया, ये x/z और थर्ड कॉलम एज इट इज। फिर r बराबर 3 रखा, r बराबर 3 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 ये 5 ये 3 3 जब 9 माइनस 2 7 हो गया, और ये x/z और थर्ड कॉलम एज इट इज। फिर इसी तरह से अपन ने r बराबर n लिख दिया, क्योंकि r का मान 1 से n तक जा रहा है, तो लास्ट में कितना आ गया, ये n 2n माइनस 1 और ये 3n माइनस 2, सेकेंड कॉलम x/z और थर्ड कॉलम ऐसे कैसे। अब ये n डिटरमिनेंट्स ऐड करने हैं आपको, तो कैसे ऐड होते हैं, एक रो या एक ही कॉलम के एलिमेंट ऐड होते हैं, बशर्ते कि बाकी कॉलम आइडेंटिकल हों। तो सेकंड और थर्ड कॉलम तो समान है, तो पहले कॉलम के एलिमेंट ऐड हो गए, तो क्या आ गया देखें, 1 + 2 + 3 अप टू n, और ये हो गया 1 + 3 + 5 अप टू 2n माइनस 1, और फिर यहाँ आ गया 1 + 4 + 7 अप टू 3n माइनस 2, और ये x/z और ये अपन लास्ट में लिख लेंगे, ये आ गया। अब इनको इस समीशन ये तो जानते हैं, तो समीशन अप्लाई कर देते हैं यहाँ, 1 से लेके n तक का सम ये सब जानते हैं AP से, और अलग से भी n इंटू n प्लस 1/2, 1 + 3 + 5 अप टू 2n माइनस 1, यानी कि n ऑड नंबर का सम वो भी आप जानते हैं n स्क्वायर होता है। अब इसको देखें, ये क्या है, AP बन रही है, और AP में भी क्या है, फर्स्ट टर्म तो 1 है और लास्ट टर्म ये रहा, तो क्या होता है सम उसका n/2, AP के n पदों को योग n/2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो कितना हो गया, n इंटू 3n माइनस 1/2 आ गया, तो वो आपने यहाँ लिख दिया। फिर n इंटू 3n माइनस 1/2, सेकेंड कॉलम x/z और थर्ड कॉलम वो फिर लिख दिया आपने n इंटू n प्लस 1/2, ये n स्क्वायर, और यहाँ हो गया n इंटू 3n माइनस 1/2। अब आप देख सकते हैं इसमें फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हो गया, तो वैल्यू 0 हो गई, यानी कि जो डिटरमिनेंट आपको दे रखा था पीछे डेल्टा r, यहाँ देखें ये दे रखा था डेल्टा r, तो r का मान 1 से लेके n तक लिख के आपने योग निकाला है पूरी सीरीज का, तो पूरी सीरीज का सम कितना आ गया, 0। और कैसे किया आपने, ऐसे किया कि सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तो सेम थे, तो आपने सिर्फ पहले कॉलम के एलिमेंट्स ऐड किए, और पहले कॉलम के एलिमेंट्स ऐड किए, देखें दोबारा से क्या आया, आपने पहले r की वैल्यू रखी, r की वैल्यू रखी तो सेकंड और थर्ड कॉलम तो सेम रहा, पहले कॉलम के एलिमेंट 1 1 1 2 3 4 3 5 7 और अप टू n 2n माइनस 1 3n माइनस 2 रहा, सबको ऐड कर दिया, तो पहले कॉलम के एलिमेंट ऐड हुए। तो इस तरह से आपने उसका सबका सम लिख लिया, वो डायरेक्ट याद रहते हैं, डायरेक्ट लिख लिए थे, अलग से कैलकुलेट भी कर लेंगे, तो वो पहले कॉलम के एलिमेंट जो है वही थर्ड कॉलम के एलिमेंट है, सेम आ गए, और दो कॉलम सेम हो तो उसकी वैल्यू 0 होती है। देखो एक ऐड करके कैसे लिख दिया वो बताता हूँ। ये आपने याद कर रखा है पहले से कि प्रथम n विषम धन पूर्णांकों का योग n स्क्वायर के बराबर होता है। डायरेक्ट देख लेते हैं, देखिए पहला 1 है तो 1 तो 1 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, 1 + 3 4 है, ये 2 स्क्वायर हो गया,
1 + 3 + 5, 1 + 3 4 + 5 9, ये 3 स्क्वायर हो गया। 1 + 3 + 5 + 7 16, 4 स्क्वायर हो गया। तो ये तो आपने याद कर रखा है 1 + 3 + 5 अप टू n पद यानी कि 2n - 1, तो ये n स्क्वायर हो गया। उससे आ गया AP से निकालना चाहें तो AP से निकाल सकते हैं। 1 + 3 + 5 प्लस लास्ट टर्म कौन सी है 2n - 1, तो इसका योग कितना होगा n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहला पद प्लस अंतिम पद, तो कितना हो गया ये 2n/2n, n × n, n स्क्वायर हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं, AP से भी निकाल सकते थे और पहले से याद कर रखा है उससे भी कर सकते हैं। तो आज अपन ने ये सारणिक के कुछ गुणधर्म, मैट्रिक्स सारणिक में अंतर देखा और सारणिकों के कुछ गुणधर्म किए और उन पर कुछ क्वेश्चंस किए। तो आज की क्लास में अपन इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में लेते हैं। सभी को नमस्कार।